नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बेसिकली मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या है, इट्स पर्सनल कि कई साल हो गए थे मुझे खुद को अपग्रेड किए हुए। मार्केट में कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है और जो नहीं भी आई है उसकी नॉलेज मुझे काफ़ी कम है। तो जितना सीखा था मैं सिखाता रहता था अपने चैनल पे। लेकिन अब प्लान ये है कि मैं खुद को अपग्रेड करूं, अपनी नॉलेज को मार्केट के हिसाब से अपग्रेड कर लूं। तो इसके लिए जब मैं खुद से ये कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब मैं चीज़ों को सीखूं तो उसके वीडियोज भी रिकॉर्ड कर दूं, ताकि मेरे जैसे किसी और भाई को भी अगर कुछ सीखना हो, अपग्रेड करना हो, तो उसको थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल हो जाता है तो मेरे लिए वो अच्छी बात होगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो सीरीज उसका पहला पार्ट है। और क्योंकि मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट से काफ़ी पढ़ता था मैं बहुत समय पहले, तो मेरे टीचिंग ट्यूटोरियल्स में भी आपने देखा होगा कि मैं कई सारे W3 स्कूल्स के ट्यूटोरियल्स बताता रहता था, क्योंकि ये अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं इनके। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और बाकी बाद में यूडेमी का कोर्स हो, चाहे आपका कुछ भी हो, ये कोई PDF हो, सब चीज़ें मैं इस सीरीज में डेली प्लान है कुछ ना कुछ वीडियो में जो सीखूंगा आपके सामने ही सीखूंगा। और ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो होगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एडिट करूंगा, जो मैं सीखूंगा मिस्टेक्स करूंगा वो सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होगी। और क्विज भी करूंगा, क्वेश्चंस भी करूंगा, मिस्टेक्स भी करूंगा, सीखूंगा भी, आपको भी सिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, ये सीरीज पसंद आया, तो मुझे मतलब प्रोत्साहन देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो कुछ कंटेंट बना रहा हूँ उससे किसी को फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इट वुड बी अ नॉर्मल वीडियो, ओके। तो चलिए अब मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे आ गया। सबसे पहली चीज़ देखो, HTML मेरा सबसे फेवरेट रहा है, तो इसको मैं HTML से स्टार्ट करूंगा। मैं HTML पे आ जाता हूँ, ओके। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ट्यूटोरियल्स है सारे, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके करते हैं। ओके, फर्स्ट है HTML ट्यूटोरियल, लर्न HTML। HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। सो बेसिकली HTML एक लैंग्वेज है, और किस टाइप का है, स्टैंडर्ड है। तो HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, किस लिए यूज करते हैं हम, मार्कअप के लिए यूज करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए। तो बेसिकली जो आप एक वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियां होती है, तो हड्डियां क्या है, स्ट्रक्चर देती है ना। तो जो वेब पेज आप ये जैसे पेज देख रहे हो, तो इस पेज का भी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब कि टॉप में क्या होना चाहिए, बॉटम में क्या होना चाहिए, हेडिंग्स कहाँ पर होनी चाहिए, पैराग्राफ कहाँ लिखोगे आप, तो ये चीजों को HTML करता है, वो मार्कअप करता है। मार्कअप मतलब टैग्स बनाता है, ठीक है। अब HTML के थ्रू आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। वर्ल्ड का जो पहला वेबसाइट था वो सिर्फ और सिर्फ HTML से बनाया गया था, और ये HTML इजी है फॉर श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हो, ये एक नॉर्मल HTML का पेज है। ट्राई इट योरसेल्फ में कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है ना, पहला ये है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, ये है HTML। HTML बेसिकली क्या है, इसमें टैग्स होते हैं। तो पेरेंट टैग होता है, पहला टैग उसका होता है HTML, ये स्टार्ट टैग हो गया, और ये हो गया एंड टैग HTML। तो एंड में क्या है देखो, ये तो HTML स्टार्ट हो गया, और एंड में फॉरवर्ड स्लैश लगाया हमने, और उसके बाद फिर HTML। तो ये हो गया स्टार्ट स्टार्ट टैग, और ये हो गया एंड टैग। और एक एक टैग के अंदर मल्टीपल दूसरे टैग्स हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ टैग्स, ठीक है। तो देखो HTML टैग के अंदर ये इतना सारा है, तो ये नेस्टिंग कर दी हमने। HTML के अंदर हमने हेड डाल दिया। हेड टैग होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है कि पेज के और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस। तो जैसे पेज का टाइटल क्या होगा, तो हेड के अंदर आ गया टाइटल। और भी चीजें आती है, आने वाले वीडियो में ही कर लेंगे, ठीक है। और बॉडी होता है जो आपको पेज पर आउटपुट जिसका दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो H1 और P लिया है हमने, ठीक है ना। तो H1 हो गया हेडिंग। हेडिंग ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है H1, और P होता है पैराग्राफ।
तो ये हमने एक वेब पेज बना दिया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे इसमें हम, क्विज भी करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। एचटीएमएल का रेफरेंस भी है कि एलिमेंट्स कितने हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या है, इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या है, तो बहुत सारे हैं। तो ये भी जब आएगा तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। इन्होंने वीडियो भी बना दिया है, एचटीएमएल फॉर बिगिनर्स, कोई बात नहीं, ये चीज़ तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली एचटीएमएल एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एचटीएमएल क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो कोई पूछे ना कि भाई वेब पेज बनाने का स्टैंडर्ड क्या है, तो हम कहेंगे एचटीएमएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एचटीएमएल करता क्या है, वो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। मतलब जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो ईंटें होती है ना, वो होता है आपका स्ट्रक्चर बनाने के काम में। तो उनको हम कह सकते हैं कि वेब पेज हम जब बनाते हैं तो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो हम एचटीएमएल में बनाते हैं। यहीं पे देख लो, ये एक वेब पेज है। ठीक है, इसमें कोई भी सीएसएस हमने नहीं लगाया। सीएसएस क्या होता है, स्टाइल देने के लिए, पेज को सुंदर बनाने के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने कोई स्टाइल नहीं लगाया, हमने सिर्फ बताया कि भाई ये जो पेज है इसमें H1 हेडिंग है और P पैराग्राफ है। मतलब पेज में एक हेडिंग है, हेडर, और एक उसका पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये इसलिए हम कहते हैं इसको स्ट्रक्चर बनाने के काम में यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि HTML एक एलिमेंट है। ये HTML स्टार्ट टैग हो गया, एंड टैग हो गया, और इसके बीच में सारा इसका कंटेंट हो गया। तो वो हो गया आपका HTML एलिमेंट। ओके, ओके, फिर है हमारा HTML टेल्स ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो जब ब्राउजर होता है, ब्राउजर मतलब जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, तो ब्राउजर्स क्या होते हैं, हमने जो HTML का पेज बना दिया, ठीक है, तो उस HTML का पेज बनाया कैसे, कोडिंग की हमने, HTML के कोड लिखे, जैसे ये कोड है, तो इस कोड को पढ़ता है आपका ब्राउजर, और पढ़ने के बाद उसको पेज पर कैसे डिस्प्ले करना है, आउटपुट कैसे दिखाना है, वो करता है। तो ये हो गया आपके ब्राउजर का काम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे, हाँ दे दो, हाँ, बहुत सारे हेडिंग है। हेडिंग आप यूज कर सकते हो, पैराग्राफ यूज कर सकते हो, लिंक्स यूज कर सकते हो। तो ये सारे एलिमेंट बताता है। मतलब एलिमेंट H1 होगा तो वो हेडिंग के लिए है। अगर आपको लिंक बनाना है तो ए एलिमेंट यूज करोगे, है ना। चलो आगे वो तो कर ही लेंगे हम लोग रिवाइज में। तो इसको चलो यहाँ से समझाता हूँ मैं फिर से एक बार। डॉक एचटीएमएल हो गया हमारा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल जो है ये आपका रूट एलिमेंट है। हेड जो है मेटा इन्फॉर्मेशन देता है। टाइटल पेज का टाइटल बताता है। अब टाइटल आपको पता ही होगा, ये जैसे यहाँ पर टाइटल है आपका पेज का, ठीक है, टाइटल हो गया। उसके बाद बॉडी जो होता है, बॉडी टैग जो होता है, जो पेज में आपको डिस्प्ले होता है उसके लिए यूज होता है। फिर H1 हेडिंग के लिए होता है, P पैराग्राफ के लिए होता है। एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, एलिमेंट को करते हैं टैग नेम स्टार्ट और टैग नेम क्लोज। क्लोज में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है और बीच में कंटेंट होता है। तो इस पूरे को, टैग नेम स्टार्ट से लेकर टैग नेम क्लोज और इसके बीच के कंटेंट, इस पूरे को कहते हैं एलिमेंट। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारा H1 एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया P एलिमेंट। अब देख रहे हो, तो यहाँ स्टार्ट ऑफ द टैग भी है, एंड ऑफ द टैग भी है, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होता है, वो खुद से बंद हो जाते हैं। मतलब उसका एंड टैग नहीं होता, जैसे BR। अब BR क्या है, BR है आपका ब्रेक के लिए यूज करते हैं, और ब्रेक का कोई भी कंटेंट नहीं होता और ना इसको क्लोज करते हैं, आप सीधा BR लिखोगे। तो दो तरह के हो गए टैग, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग्स। ठीक है, वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, वेब ब्राउजर्स आपके HTML के कोड को पढ़ते हैं और उसको आउटपुट में पेज के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ये HTML का इसका विजुअलाइजेशन कर दिया है HTML पेज का। ठीक है, HTML स्टार्ट होता है, एंड होता है, इसके बीच में फिर हेड आता है, बॉडी आता है। ठीक है, तो HTML अगर पेरेंट है तो उसके दो बच्चे हैं, हेड और बॉडी। हेड का एक बच्चा है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। टाइटल और बॉडी के तीन बच्चे हैं, H1 P और दूसरा P। ठीक है जी, समझ में आ गया। HTML की हिस्ट्री क्या है, कभी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 89 में टिम बर्नर्स ली ने इसको, WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया।
और उसके 2 साल के बाद ही HTML बना दिया कि भाई www तो ठीक है, अब उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाए कैसे जो www में पढ़ा जा सके। तो उसने बना दिया आपका HTML। फिर 2 साल के बाद HTML प्लस हो गया, मतलब उसमें और चीजें ऐड कर दी गई। फिर 2 साल के बाद फिर HTML2 आ गया, उसमें और चीजें ऐड कर दी गई। फिर 2 साल के बाद 3.2 आ गया। अब यहाँ ये देखो 97 में W3C ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आपका 99 में 4 आ गया, 2000 में एक्स एस्टिमल आ गया। एक्स एस्टिमल का मतलब था एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या था बेसिकली, ये आपका जितने भी कुछ रूल्स लगा दिए गए कि एचटीएमएल में क्या होता था कि स्टार्ट टैग और एंड टैग कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता था। एट्रीब्यूट कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक्स एचटीएमएल में कहा कि भाई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होने चाहिए, सारे स्मॉल केस में होने चाहिए, ठीक है। और उसका HTML5 का पहला जो पब्लिक ड्राफ्ट था 2000 के बाद 8 साल के बाद फिर वो अपडेट हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर 2012 में ये लिविंग स्टैंडर्ड बन गया। तो स्टैंडर्ड कब बना, HTML5 बना ये आपका 2012 में। उसके बाद फिर W3C ने रिकमेंड किया फिर HTML5 को। और W3C का जो HTML5 का करंट वर्जन जो है लास्ट 2017 में वो है HTML5.2। चलो ये भी क्लियर हो गया, रिवाइज भी हो गया मेरा, आप लोगों का भी रिवाइज हो गया। एडिटर्स क्या होते हैं, देखो एडिटर्स होते हैं जहां पर हम HTML का कोड लिखते हैं। ये आपका नॉर्मल नोटपैड भी हो सकता है, और मैक में आपका टेक्स्ट एडिट भी हो सकता है, ठीक है। नोटपैड ओपन करने का यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है, आपको पता होगा। आप बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, या विंडो R दबा सकते हो, या टर्मिनल ओपन करके टेक्स्ट एडिट ओपन कर सकते हो मैक में। तो ये आप कर लेना, यहाँ पे ये कोड लिख देना। अब इसी कोड को आप देखो नोटपैड में कुछ इस तरीके से लिखोगे, सेव करोगे .htm या .html, ये दो एक्सटेंशन है, कोई सा भी यूज कर लेना। और उसके बाद अपने पेज को देखने के लिए आप या तो उस लोकेशन पे जाके डबल क्लिक करके ओपन कर लेना फाइल को, या फिर ब्राउजर को ओपन करके भी आप वहां से फाइल ओपन कर सकते हो, पाथ दे सकते हो, आपका पेज लोड हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब ये ट्राई इट योरसेल्फ में क्या है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, सिंपल सा पेज है, कुछ नहीं है इसमें। एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, चलो क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम होगी दोस्तों ना तो आप उसमें पूछ लेना कमेंट वमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा ये है आपका फिर W3। अब W3C ने W3 स्कूल्स ने ना अपना एक एडवर्टीजमेंट किया है। अगर आप वेबसाइट खुद से बनाते हो और उसको होस्ट करना चाहते हो, आई थिंक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, तो आप इनका वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट खुद से बनाकर आपको दे देगा, जैसे जैसे कुछ कमांड आप डालोगे। तो ये W3 स्कूल स्पेसेस आप यूज करो, ठीक है। और यहाँ से आप अपना एक टेम्पलेट सेलेक्ट करो, उसको एडिट करो, और उसको आप एक तरह से आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी W3 स्कूल्स में, ठीक है। समझ में आ गया एडिटर। अब हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है, HTML डॉक टाइप पता ही है, HTML भी पता है, बॉडी भी पता है, ये भी पता है, डॉक टाइप्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। चलो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देते हैं। ये आपका क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब डॉक टाइप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सिर्फ डॉक टाइप लिखते हैं क्योंकि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं। अगर आपको पुराने वाला ट्राई करना है HTML5 से पहले 4, तो उसमें डॉक टाइप के बाद ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता था, जिसमें आई थिंक XMLNS ये सब कुछ ने कुछ चीजें होती थी जो एक्स्ट्रा डिटेल देती थी कि भाई ये कौन सा डॉक्यूमेंट है आपका डॉक टाइप, ठीक है। मतलब HTML4 है 3 है उससे रिलेटेड, बट हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, HTML5 चल रहा है, तो आप डायरेक्टली डॉक टाइप यूज कर लो। हेडिंग सिंपल है, हेडिंग्स देखो टोटल 6 होते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ में दिखा देता हूँ आपको। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो होता है H1, और सबसे छोटा होता है H6। यहाँ देखो ये बड़ा हो H1 आ गया, ठीक है, और नीचे H6 आ गया। अब इसमें देखो जब आप पेज बनाते हो ना, तो हेडिंग्स बेसिकली क्या मतलब होता है कि जो पेज बना रहे हो तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइटल है पेज का उसको आप हेडिंग में डालो। ये नहीं कि आपको कुछ भी लिख दिया, उसको बड़ा बनाना है तो H1 में डाल दिया। पेज में एक ही H1 हेडिंग होना चाहिए,
पूरे पेज में। उसके बाद फिर आप सेकेंड लेवल की हेडिंग H2 ले सकते हो। उसके अंदर मतलब हेडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को आप बुक्स पढ़ते हो ना, उसमें हेडिंग होता है चैप्टर 1। ठीक है, अब चैप्टर 1 पूरे चैप्टर में आपका एक ही होता है। ठीक है, तो और उसके फिर नीचे कहीं पे बोल्ड से तो होता है कोई, जैसे चैप्टर 1 में सीन 1 सीन 2, उसमें आप ये कर सकते हो कि हेडिंग 2 यूज कर सकते हो। फर्दर डिग करोगे, कहीं पर भी हेडिंग दिखाना हो ना कोई टॉपिक, तो आप हेडिंग यूज कर सकते हो H1 से लेकर H6 तक। ठीक है जी। चलो पैराग्राफ सिंपल है कि कोई पैराग्राफ बनाना है तो पी टैग यूज कर लो, उसके अंदर कंटेंट लिख दो और फिर पी टैग क्लोज कर दो, तो पी एलिमेंट आपने यूज करना है। लिंक देखो इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल का फायदा क्या होता है? एचटीएमएल का फायदा ये होता है कि जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, जैसे यहीं पे देखो मैं यहाँ बेसिक पेज पे हूँ, मैं एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो उस पे चला जाऊंगा ना। तो ये बना कैसे है? ये हाइपर लिंक कहते हैं इसको। हाइपर लिंक क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर देता है। तो इस कनेक्ट कैसे करता है? ये तो ए टैग हो गया, हमने यूज कर लिया। ठीक है, एक एक का मतलब होता है एंकर। अब एंकर टैग के अंदर एक इसका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली? एट्रीब्यूट मींस एक प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग। तो एंकर टैग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, हाइपर रेफरेंस href, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस हाइपर रेफरेंस में हमने बताया कि ये जो हाइपर लिंक है जिसमें लिखा है दिस इज अ लिंक, इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं जाना चाहता हूँ एक वेबसाइट पर जिसका नाम है W3 स्कूल्स। इसको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो W3 स्कूल्स की वेबसाइट देखो यहाँ खुल गई। अब यहाँ पे मैं गूगल कर देता तो क्या होता? जो गूगल रन किया, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो गूगल, देखो गूगल खुलना चाहिए, नहीं खुला। ठीक है, देखते हैं याहू, हो सकता है सिक्योरिटी रीजन सफारी ब्राउजर का हो, नहीं खुल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आपको वैसे ये खुल जाना चाहिए, आप क्रोम में यूज करोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हमारा है इमेजेस। अगर बिना इमेज की वेबसाइट आपने शायद देखी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में था उस वक्त, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में जो था उसमें इमेजेस बहुत ही कम होती थी, सिर्फ टेक्स्ट होता था। बट धीरे धीरे इमेजेस का प्रचलन शुरू हुआ, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG नाम का टैग यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। सोर्स का मतलब कौन सी इमेज लगानी है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब कि मान लो वो इमेज लोड नहीं हुई किसी कारण से, तो वहां पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट W3schools.com। इसकी विड्थ जो पिक्सल में होती है उसको आप दे सकते हो 104, हाइट 142। ठीक है जी, जैसा ही विड्थ देंगे आपको वैसा विड्थ हो जाएगा, जैसे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हाइट विड्थ है, इसको मैं अगर कर दूं विड्थ को 304, अब देखो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, जितना एक्चुअल साइज था उससे स्ट्रेच हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, अब मान लो आपको HTML का सोर्स देखना है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर शो पेज सोर्स कर दो, क्रोम हो या कुछ भी हो। ये सफारी में यूज कर रहा हूँ मैकबुक में, तो ये देखो इसका ये पूरा कोड है, ये वाला, ये आपका क्या है, HTML का कोड है। HTML भी है, स्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, सब कुछ है। समझ गए? तो उसको देखने के लिए आप राइट क्लिक कर लेना, या शॉर्टकट में Ctrl+U भी होता है, आप यूज कर लेना। ठीक है जी, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, फटाफट करना है वो सारा। एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया था ये फटाफट हो जाएगा। एलिमेंट में होता है टैग नेम स्टार्ट, टैग नेम क्लोज और बीच का कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक हो गया H1 एलिमेंट, ये हो गया P एलिमेंट, ये भी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेस्टेड HTML एलिमेंट मैंने आपको बताया था ना, एक के अंदर दूसरा। जो HTML एलिमेंट के अंदर हमारा कौन से एलिमेंट है, बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट नेस्ट किया गया है, H1 और P है, तो इसी को कहते हैं नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स। चलो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेगर नेवर स्किप द एंड टैग। देखो होता क्या है कि HTML में आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टार्ट कर दिया टैग, कंटेंट लिख दिया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, कंटेंट लिख दिया, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, HTML फिर भी डिस्प्ले करेगा, ब्राउजर इतना स्मार्ट है कि वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हम अपने
तरफ से क्यों गलती करें, है ना। तो हमें हमेशा स्किप नहीं करना चाहिए, कि हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा, इट मे अकर, देखो यहाँ लिखा ना, एरर हो सकता है ब्राउजर पे, किसी ब्राउजर पे, बट वैसे होता नहीं है। लेकिन आपने गलत गलत काम क्यों करना है। आप हमेशा पी टैग स्टार्ट करते हो तो क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट बताया था मैंने, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जैसे एच आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैपिटल पी लिख सकते हो टैग में और स्मॉल पी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। लेकिन लेकिन आप W3C जो है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये रिकमेंड करता है कि भैया आप स्मॉल ही यूज करो, ठीक है। तो आपने भी स्मॉल यूज करना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया, एचटीएमएल बॉडी H1 से H6 तक। चलो अब एट्रीब्यूट क्या होता है भाई। एट्रीब्यूट होता है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं एचटीएमएल के बारे में, एलिमेंट के बारे में। जैसे कि किसी, जैसे कि ए टैग का एक href जो है, एक आपका एट्रीब्यूट है। अब उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कि जो एट्रीब्यूट होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट का, ठीक है। एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग में लगाते हैं। देखो अब ए टैग यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन एट्रीब्यूट जो है हम हमेशा स्टार्ट टैग में ही लगाते हैं, ठीक है। और ये डबल कोट्स में ही इसकी वैल्यू हम लगाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट में नेम और वैल्यू का पेयर होता है। तो एट्रीब्यूट का नाम और इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स जैसे मैंने बताया था आपको ना, इमेज में सोर्स हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं इमेज का सोर्स बताने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने डायरेक्टली इमेज का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप कंप्लीट पाथ दे रहे हो। कंप्लीट पाथ का मतलब कि मान लो आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे हो, और उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है जो होस्ट किया हुआ है वेबसाइट, और उसके अंदर इमेज है IMG गर्ल। तो ये हमने पूरा फुल पाथ दे दिया, ठीक है। अब फुल पाथ में ये क्या बता रहे हैं कि इमेज आप कोई भी यूज करो अपने वेबसाइट पे, तो हो सकता है कॉपीराइट हो, इसलिए आप उन्हीं को यूज करो अपने वेबसाइट में, इमेज को जो फ्री हो, ठीक है जी। और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जहां आपका HTML का पेज है, उस फोल्डर के अंदर से रिलेटिव किस लेवल ऊपर या किस सेम लेवल पे इमेज है, या एक दो फोल्डर्स ऊपर है, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव। जैसे मान लो मेरा पेज है, फोल्डर का नाम है ABC, उसके अंदर फाइल का नाम है abc.html, और इमेज है इमेजेस फोल्डर के अंदर जो सेम उसी फोल्डर में है। तो यहाँ पे हम पाथ देंगे इमेजेस स्लैश इमेज गर्ल। तो यहाँ पर देखो, HTML फाइल के रिलेटिव में इमेज इस फोल्डर में है और इस फाइल का नाम है वो। तो इस तरीके से हम रिलेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव ही हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार, ये जो वेबसाइट आपकी है जो होस्ट की हुई है, वो हो सकता है, ये मान लो कि वेबसाइट बंद हो जाए, ठीक है, या वेबसाइट का यूआरएल चेंज हो जाए। तो जहां जहां W3schools.com है, उसको हो सकता है W3schools.in करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमेशा रिलेटिव रखना चाहिए, कि आपका जो HTML का फाइल है, वो HTML फाइल को जहां भी आप रखते हो, और कल को वेबसाइट मूव भी होती है, तो आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे पाथ में, इमेज के पाथ को कॉल करने में, ठीक है। विड्थ और हाइट मैंने आपको बताया था पिक्सल्स में होता है, और आप स्पेसिफाई कर सकते हो इमेज टैग के अंदर। ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने बताया था, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए। चलो स्टाइल। अब मान लो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम स्टाइल लगाना चाहते हैं। स्टाइल हम क्यों लगाते हैं, स्टाइल हम लगाते हैं ताकि आपका जो पेज है उस पेज में कुछ कलरफुल आपका पेज बन जाए, और बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो इन चीज़ों के लिए स्टाइल देने के लिए स्टाइल यूज करते हैं। तो हम डायरेक्टली देखो पी टैग में स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वही नेम और वैल्यू कह सकते हो। जैसे कि कौन सा स्टाइल चेंज करना है, कलर। कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर, और क्या कर देना है मुझे, रेड। चलो करके दिखा देते हैं। अब जैसे पी स्टाइल कलर रेड है, अगर मैं
पी स्टाइल कलर ग्रीन कर दूं, ठीक है। दिस इज अ ग्रीन टेक्स्ट, ये कर दिया मैंने। यहाँ से रन कर दूंगा, यहाँ पर देखो ये ग्रीन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन लाइन स्टाइल, मतलब एलिमेंट के साथ ही स्टाइल लगा देना, इन लाइन स्टाइल, ठीक है जी। ओके, लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो जब एचटीएमएल हम टॉप में लिखते हैं ना, उसमें हम लैंग एट्रीब्यूट दे सकते हैं जो बताता है लैंग्वेज। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश, किस कंट्री का है वो भी देना है, तो डैश मतलब हाइफन यूएस कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये बताता है कि आपका जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और किस कंट्री का का लैंग्वेज है। तो इंग्लिश यूएस हो सकता है, ठीक है। अब इसका देखो रेफरेंस आपको और दिखा देता हूँ, चलो। यहाँ पे इंग्लिश की जगह आपका एबी भी हो सकता है, उसका मतलब है अब केजिस्तान, अब केजीएन, अफर हो सकता है डबल ए, ठीक है। इंग्लिश के लिए ईएन हो गया, बिहारी भी होता है, वाह, बीएच। चलो यूज तो नहीं किया मैंने, जरूरत नहीं है, इतना काफी है। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, हम उसको हमें स्मॉल में लिखना चाहिए, लोअर केस में, ठीक है। ये भी आपको बता दिया मैंने। ऑलवेज, अच्छा अब देखो जो ये जो वैल्यू होते हैं एट्रीब्यूट के, उसको डबल कोट में हमको लगाना है, ओके। लेकिन ये डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, बिना कोट के मत लिख देना ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ तो मे भी ये चल जाए, लेकिन अब जैसे मुझे पी टाइटल इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ऑफ W3 स्कूल्स लिखना है, तो यहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तो ये गलत, कि कुछ टाइटल दिखाई नहीं पाएगा, ये देखो इस पे है ना, यू कैन नॉट omit। लेकिन अब यहीं पे मैं इसको सिंगल कोट या डबल कोट से कर दूं, डबल कोट्स ही रखते हैं यार, वही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। रन करते हैं तो अब यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो आपको टाइटल में दिख जाएगा क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ W3 स्कूल्स। चलो ये भी क्लियर हो गया। हेडिंग्स पे आते हैं भाई, हेडिंग्स 6 होते हैं, ये भी बता दिया है। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, क्लियर। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है H1, उससे उससे कम होता है H2, फिर सबसे सबसे कम होता है H6। इसको कभी भी बिग, बड़ा और बोल्ड फॉन्ट बनाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी आपको करना ही है तो आप उसमें स्टाइल दे सकते हो, H1 स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 60। तो ये तो 60 पिक्सल कर देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसको 80 कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 90 कर दिया, ठीक है। अगर चाहो तो कर सकते हो ऐसे, कर दे, इतना जरूरत होता नहीं है। एचटीएमएल बात कर लिया, बॉडी कर लिया, H1 से H6 कर लिया, ये भी समझ में आ गया। पैराग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, इजी है। पैराग्राफ के लिए पी एलिमेंट यूज करते हैं, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। देख लो पैराग्राफ में क्या होता है, डिफरेंस होता है, गैप होता है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। एक दो तीन, और इनके बीच में गैप होता है। अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेक दे दूं, ब्रेक मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, यहाँ देखो ये ब्रेक होता है इसके और इनके बीच में एक लाइन का ब्रेक है, नहीं पैराग्राफ में ना एक पूरा वाइट स्पेस आ जाता है, ये याद रखना। ओके, एचटीएमएल डिस्प्ले, एचटीएमएल डिस्प्ले, एचटीएमएल जो डिस्प्ले क्या कर बता रही है, अच्छा अच्छा, जैसे मान लो कि सपोज हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन, आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये वाला, ये अलग अलग लाइन में आए और इसके बीच में 5 स्पेस आ जाए, तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एस्टिमल क्या करता है कि एक स्पेस हो या 10 स्पेस हो, उसको सिंगल स्पेस काउंट करता है। चलो दिखाता हूँ, इसका आउटपुट देखो, ये सिंगल एक ही साथ आएगा, इवन दो हमने इसको अलग अलग तरीके से ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए एक टैग होता है प्री फॉर्मेटेड, PRE। अब प्री करते ही देखो ये जैसा लिखा था वैसे ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिया है, वो भी आ जाएगा, इसको प्री किया,
प्री किया, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4 स्पेस, मतलब जैसा आप लिखोगे प्री के अंदर वैसा ही आ जाएगा। जैसे इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। हेलो गाइज, प्लीज ज्वाइन माई चैनल, फिर इतना स्पेस दे देता हूँ, प्रोग्रामिंग विद राकेश, ठीक है। और इसको कर देता हूँ प्री, 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 रन करता हूँ। देख, अब देख रहे हो ना, एग्जैक्टली जैसा है, इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। फॉन्ट वो होता है स्मॉल टैग वाला जो होता है ना, वो यूज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल रूल मैंने बताया था ना, एक आपका एम्प्टी टैग है, वो है HR। ये क्या करता है बेसिकली, एक रूल बना देता है, एक लाइन खींच देता है। ये देखो, ये लाइन बन गया, एक इसके नीचे H1 के नीचे, टेक्स्ट के नीचे, फिर H2 के टेक्स्ट के नीचे आ गया ये वाला। तो जहां जहां आप HR लगाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल रूल बना देगा, समझ गए। एक डिवाइडर हो जाता है बेसिकली। लाइन ब्रेक मैंने बताया है ब्रेक करने के लिए, इसको दिखा देता हूँ आपको फिर से। जहां जहां मैंने ब्रेक लगाया, दिस इज अ पैराग्राफ और विथ लाइन ब्रेक्स, तो 2 लाइन ब्रेक आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब पोएम का प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व कर देंगे प्री से, प्री टैग लगा दिया, और जैसा लिखोगे वैसा पोएम आपका बन जाएगा। ये भी क्लियर है। स्टाइल पे आ जाते हैं। ज्यादा हो गया, कितने देर का हो गया वीडियो, चलो कोई नहीं, तो स्टाइल 2-3 बना और करके स्टाइल करके देख लेते हैं। हाँ, स्टाइल जैसे मैंने बताया था, स्टाइल देने के लिए कैसे स्टाइल, कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, साइज चेंज करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हमने स्टाइल लगा के इसको रेड कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया। कैसे किया दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टाइल लगाया कलर रेड, ठीक है जी। यहाँ लगाया कलर ब्लू, तो रेड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। अब इसमें हमने स्टाइल दे दिया फॉन्ट साइज 50। फॉन्ट साइज क्या करता है कि जो कंटेंट है उसका जो फॉन्ट साइज है 50 पिक्सल कर देगा। ये तो 50 पिक्सल हो गया, बड़ा हो गया। अब ये ध्यान रखना, फॉन्ट और साइज के बीच में हाइफन है, इस ठीक है। और इसको मैं और बड़ा करना चाहूँ, 90 हो गया, ये 90 हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल है, एचटीएमएल कुछ खास नहीं है, ये तो रिवीजन। अब स्टाइल लगाने से क्या होता है कि आप डायरेक्टली स्टाइल लगा सकते हो एचटीएमएल के टैग में, टैग स्टार्ट टैग में प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, मैंने बताया था स्टाइल के बाद। अब मान लो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम क्या प्रॉपर्टी देंगे, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। तो पाउडर ब्लू, ये देखो ब्लू जो है पाउडर ब्लू, इसको मैं कर दूंगा, जब मैं सीखता था यूज करता था गोल्ड, ये गोल्ड कलर वाइब्रेंट कलर है, दिखता था। चलो, बैकग्राउंड कलर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं कलर। नॉर्मल कलर चेंज करने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं कलर, तो कलर एट्रीब्यूट देते ही टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ये भी देख लो। ये हेडिंग देखो ब्लू हो गया, और ये हेडिंग, ये पैराग्राफ हो गया रेड। तो कलर देना है, अगर मैं बैकग्राउंड कर दूंगा तो क्या होगा, देखो बैकग्राउंड हाइफन, ये देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इसमें फिर कलर दे देते हूँ, क्या होगा, कलर वाइट। अब देखो, ये भी सुंदर लग रहा है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दिखा देता हूँ एक, पैडिंग 10 पिक्सल। अब देखो पैडिंग आ जाएगा, चारों तरफ से टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है ना एचटीएमएल में। अब आता है फॉन्ट। फॉन्ट देखो अलग अलग तरह के होते हैं। बाय डिफॉल्ट एरियल होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टॉल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो वर्दाना में, तो ये देखो वर्दाना फॉन्ट है। अगर मैं इसको नॉर्मल H1 ले लूं, दिस इज नॉर्मल H1 हेडिंग फॉन्ट फैमिली, जो भी है, H1 क्लोज कर दिया मैंने, रन किया। ये देखो नॉर्मली ये साइज है, इसको वर्दाना कर दिया और इसको कोरियर कर दिया, समझ गया। हम्म, कोरियर क्या है, फॉन्ट फैमिली है। ऐसे बहुत सारी फॉन्ट फैमिली होती है, आप देख लेना, कुछ गूगल में भी सर्च कर लेना, आपको सारा डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी चैट जीपीटी वगैरह तो है ही। टेक्स्ट साइज बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज यूज करते हैं। इसमें हम परसेंट भी दे सकते हैं। परसेंट देने से क्या होगा कि जितना जो नॉर्मल फॉन्ट का साइज है, वो आपका फॉन्ट साइज उतना वो परसेंट ले लेगा। जैसे, एक मिनट,
नाश्ता भी आ गया है, तो नाश्ता करना है तो चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज देखो ये आपका 300% है H1 का। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ फटाफट और नॉर्मल आपको दिखाऊं, तो नॉर्मल साइज इसका क्या है, ये देखो। ये इसका नॉर्मल साइज है, इसका ये 300% है। ओके, अब इसको मैं 400 करके दिखाता हूँ आपको। तो आइडिया तो भाई कंपेयर करने से समझ में आएगा ना। इसको 500 कर देता हूँ, देखो ये देखो, नॉर्मल, 300, 500। तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो, परसेंट में भी यूज कर सकते हो, पिक्सल भी दे सकते हो। जो टेक्स्ट आप लिखते हो उसकी अलाइनमेंट सेंटर में करना है या लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट तो चलो डिफॉल्ट ही होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसको हमने सेंटर में किया है। ठीक है, अगर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और स्टाइल टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो दिस इज राइट अलाइंड टेक्स्ट, ओके। और ये हो गया हमारा पी टैग। अब इसको देखो, ये राइट में चला जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करे, बाय डिफॉल्ट कुछ भी टाइप कर दे रहा हूं मैं, तो ये देखो लेफ्ट में ही हो जाएगा। ये देखो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, लेकिन सेंटर करना है तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, और राइट करना है तो टेक्स्ट लाइन राइट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया है काफी एक वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेटिंग से। चलो, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मजा तो तभी आएगा ना जब लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो भरोसा बनेगा कि भाई हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, लोग चाहते हैं मेरी वीडियो देखना। और बाकी आपकी मर्जी है। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।